Hello everyone and welcome to Genetics Practice Session 1.0। अभी तक जेनेटिक्स में हमने जितना भी सिलेबस कवर किया है, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड ये एक क्विज टाइप का प्रैक्टिस सेशन होगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपके जितने भी मार्क्स आए आउट ऑफ 28 उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। एंड अगर आप जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज का कोई भी लेक्चर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेशन। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने एंड आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। सो क्वेश्चन 1 हमारा ये था, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपको इसका आंसर अभी तक आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। सो हमें सबको पता है कि मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑप्शंस काफी सिमिलर दिए हुए हैं, जी जे मेंडल और जे जी मेंडल और जे जे मेंडल। सो बेसिकली उनका नाम जॉन मेंडल था, पर जब उन्होंने मोनास्ट्री ज्वाइन की थी, वो मंक बने थे, तब उन्हें ग्रीगर का टाइटल मिला था। तो इसलिए उनका जो फुल नेम था वो था ग्रीगर जॉन मेंडल। इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर आपने भी ऑप्शन ए ही लिखा था अपनी कॉपी में, तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। यू कैन अवॉर्ड योर सेल्फ 1 मार्क्स। इस पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है, मेंडल वाज बोर्न इन विच कंट्री। सो मेंडल, हम ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, और इसमें कोई भी ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप आंसर कर लोगे, या नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। गेस वर्क नहीं करना चाहिए ऐसे में। सो बेसिकली जो मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, नॉट ब्रिटेन, रशिया और यूएस, वो ऑस्ट्रिया से थे। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट। सो क्वेश्चन 3 था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल। सो मेंडल के बारे में अभी तक हमने जितना भी मेंडलिज्म में पढ़ा है, हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया था, देन उसके बाद उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, एंड देन डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया। लिंकेज पे मेंडल ने कोई काम नहीं किया था, बिकॉज अगर लिंकेज बाय चांस हो जाता, उन्होंने जिस भी ऑर्गेनिज्म पे वर्क किया था, तो उनका जितना भी रिजल्ट आया था वो सब एबरेंट हो जाता और मेंडल कभी भी अपने लॉज को प्रपोज नहीं कर पाते। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एंड इसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, उन्होंने नॉट पूछा है। सो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे नॉट होता है हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, बट इसमें नॉट पूछा था, तो जो मेंडल ने लॉ नहीं दिया है या प्रिंसिपल नहीं दिया है वो है लिंकेज। So moving to next question, question 4. All right. So question 4 says, in formulating the well-established law of inheritance, Mendel used which of the following organism? तो मेंडल ने किस ऑर्गेनिज्म पे काम किया था? ड्रोसोफिला जो है पहला ऑप्शन, दैट इज हाउस फ्लाई। फिर उसके बाद स्नैपड्रैगन, स्वीट पी और गार्डन पी। तो मेंडल ने पी पे काम किया था, ये हम सब जानते हैं। एंड उसमें से भी कौन सी वाली पी पे, वेदर इट वाज स्वीट पी और गार्डन पी, तो उन्होंने गार्डन पी पे काम किया था। तो
क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So question 5 says Mendel's work of genetics was based on which of the following organisms? Andalusian fowl, Oenothera lamarckiana, Drosophila और Pisum sativum। तो अभी हम देख के आए इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मेंडल ने जो वर्क किया था वो अपने गार्डन पी पे किया था। एंड अगर आपको उसका बोटानिकल नेम पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एंड गार्डन पी का जो बोटानिकल नेम होता है वो पाइसम सटाइवम होता है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइसम सटाइवम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This question says how many true breeding varieties of pea plant were selected by Mendel? So if you have studied Mendelism, you know कि Mendel ने 7 characters consider किए थे, genetic characters for his study। एंड हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने 2 पेरेंट लिए थे, एक ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट पेरेंट और एक ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव पेरेंट। लाइक प्लांट हाइट है तो एक टॉल पेरेंट होगा और एक दूसरा डॉफ पेरेंट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक कैरेक्टर के लिए ही टुक 2 पेरेंट्स और 2 वैरायटीज ऑफ प्लांट। एंड सो 7 कैरेक्टर्स थे, इसलिए यहाँ पे हो जाएंगे हमारे टोटल 14 वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। हेंस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। 7 भी करेक्ट हो सकता है अगर यहाँ क्वेश्चन में पेयर पूछा होता, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट। बट यहाँ पे पेयर्स नहीं पूछा, हमसे डायरेक्ट पूछा है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट, तो 14 थे। बिकॉज उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने हर एक कैरेक्टर के लिए 2 वैरायटी के प्लांट लिए थे, एक जो डोमिनेंट थी और दूसरी रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रही थी। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी 14। So now moving to the next question. Okay. So question 7 says कि which one of the following characters of P was not studied by Mendel? So Mendel ने कौन सा कैरेक्टर नहीं पढ़ा था? Not studied. Again, not पे बहुत ज्यादा आपको emphasize करना है। तो अगर आपको वो मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स याद होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। मेंडल ने प्लांट हाइट लिया था, मेंडल ने पॉड का कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें ली थी। तो पॉड लिया था मेंडल ने। अगर आपको सारे कैरेक्टर्स नहीं पता है फिर भी आपको हाइट, पॉड, सीड, फ्लावर ये सारी चीजें भी याद है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पॉड सीड है यहाँ पे, फिर से यहाँ सीड है, बट कॉटिलिडन मेंडल ने कंसिडर नहीं किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इट वाज नॉट कंसिडर्ड और नॉट स्टडीड बाय मेंडल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So question 8 says इन पी प्लांट डुओफनेस इज अ, यहाँ पे डुओफनेस के बारे में पूछा गया कि उसका नेचर कैसा है। सो मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे उसमें 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते थे, उसमें एक डोमिनेंट होता था एक रिसेसिव होता था। तो ये डुओफनेस ऑब्वियसली रेफर्स टू हाइट, और हाइट के लिए मेंडल ने 2 ही तरह के पेरेंट्स लिए थे, एक टॉल था और एक डॉफ था। एंड जिसमें टॉल जो था वो डोमिनेंट था एंड डॉफ वाज रिसेसिव। तो यहाँ पे डॉफनेस इज अ रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 8 का होगा आंसर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
All right. So question 9 says Mendel's second law of independent assortment can be demonstrated or proved by, and these are the four options. ऑप्शन ए है टेस्ट क्रॉस, बी डाई हाइब्रिड क्रॉस, सी बैक क्रॉस एंड डी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम इसको एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना। जो टेस्ट क्रॉस किया जाता है वो एक पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो हमारा प्रोजेनी है वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। बिकॉज चाहे वो होमोजाइगस हो हेट्रोजाइगस हो, वो एक ही जैसा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। टॉल है अगर तो हमें नहीं समझ में आता है कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस, तो उसे पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। देन डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस आप यहाँ पे एक साथ दो कैरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हो। देन बैक क्रॉस में भी हम जो प्रोजनी होता है उसे अपने पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, एंड बैक क्रॉस के अंडर में ही टेस्ट क्रॉस आता है। एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक ही कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है ना। अगर आपने मेंडलिज्म को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मेंडल ने जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया था एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, वो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से दिया था। एंड उनका जो सेकेंड लॉ था ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक कैरेक्टर असॉर्ट होता है इंडिपेंडेंटली, वो दूसरे कैरेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो उन्होंने दिया था विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। So question 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So the next question says, for a dihybrid cross, which type of seed was chosen by Mendel? So अगर आपने मेंडलिज्म ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि मेंडल ने बेसिकली जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उन्होंने एक डोमिनेंट पेरेंट लिया था और एक रिसेसिव पेरेंट लिया था, एंड वही चीज उन्होंने फॉलो करी थी डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी, कि एक जो पेरेंट था वो फुल्ली डोमिनेंट था एंड जो दूसरा पेरेंट था वो रिसेसिव था। एंड इवन दो डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे, ही मेड श्योर कि जो भी वो पेरेंट ले रहे हैं ही शुड बी डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। एंड जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम सीड शेप देखें तो राउंड लिया था उन्होंने एंड रिंकल्ड लिया था। राउंड वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, एंड जो सीड कलर था उसमें एक येलो था एंड ग्रीन था, एंड उसमें येलो वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। सो मेंडल इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो ही मेड श्योर कि जो वो एक पेरेंट लेंगे उसमें दोनों डोमिनेंट ही कैरेक्टर्स आने चाहिए, दैट इज राउंड एंड येलो one parent and the second parent would be wrinkled and green. So that's why यहाँ पे B option would be correct. उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि एक राउंड जो डोमिनेंट वाला था वो ले लिया एंड दूसरा वाला रिसेसिव ग्रीन ले लिया, नहीं। ऑल्दो आप चाहे दोनों प्रोसेस को करो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, बट हम यहाँ पे बात स्पेसिफिकली क्वेश्चन उन्होंने मेंडल से रिलेटेड पूछा है कि मेंडल ने कौन सा सीड कंसिडर किया था, कौन सा सीड चूज किया था। सो उन्होंने राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन लिया था। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन 10। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so in this question the phenotypic ratio of the monohybrid cross is being asked. आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बताना है। तो अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ध्यान से पढ़ा होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक पेरेंट होता था जो, से सपोजिंग हम प्लांट हाइट ले रहे हैं तो एक टॉल हो गया एंड दूसरा वाला डॉफ हो गया, ये पेरेंट हो गए दोनों। एंड उनका जब F1 प्रोजेनी आता था वो हेट्रोजाइगस होता था, बट ऑल यूज टू बी टॉल। अब जब इसका हम सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग से हमारे पास क्या आता था, टॉल, होमोजाइगस टॉल
हेट्रोजाइगस टॉल 2 आते थे एंड एक आता था रिसेसिव। इसको अगर आप यूनिट स्क्वायर से बनाओगे तो आप देखोगे एक आपका टॉल, 2 आपके हेट्रोजाइगस टॉल और एक डॉफ। इस तरीके से ये आपका जीनोटिपिक रेशियो आ जाता था। अगर यहाँ पे लेकिन हमसे जीनोटिपिक रेशियो नहीं पूछा गया है, यहाँ पे हमसे फेनोटिपिक रेशियो पूछा गया है, यानी कि टॉल एंड डॉफ का हमें रेशियो बताना है। तो ये दोनों हमारे टॉल हो जाएंगे जीनोटाइप्स एंड ये वाला हमारा डॉफ हो जाएगा। नाउ टॉल यहाँ पे 1 एंड 2 मिला के हो गए 3 एंड जो डॉफ है वो 1 हो गया। तो इसलिए हमारा टॉल इज टू डॉफ का रेशियो आएगा 3:1। सो आउट ऑफ 4 यहाँ पे जो है उसमें से जो 3 है वो टॉल है, भले एक होमोजाइगस टॉल है दूसरा हेट्रोजाइगस टॉल है, बट देखने में हमें फिनोटिपिक रेशियो पूछा है ना, हमसे जीनोटिपिक तो पूछा नहीं है। एंड फिनोटिपिक मीन्स फिजिकल एक्सप्रेशन कैसा है, तो फिजिकली तो ये जो एक है और ये बाकी के 2 इधर हेट्रोजाइगस है, ये तीनों आपको टॉल ही दिखेंगे, नो मैटर कि उनका जीनोटाइप कैसा है। एंड जो डॉफ होगा वो एक है। सो 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जनरली दो लोगों को याद भी होता है, तो आप डायरेक्ट देख के भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा ये ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हो, एनीवेज यू विश। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So question 12 says, if purple F1 generation pea plant obtained by crossing pure purple and white flower is self-fertilized, the phenotypic ratio of its offsprings would be. So यहाँ हमसे phenotypic ratio पूछा है F1 generation के offsprings का। एंड ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये हमें कैसे पता चला ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है? बिकॉज यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है, वो है फ्लावर कलर, सिर्फ उसी को कंसिडर किया गया है। सो दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड एक पेरेंट है पर्पल है, दूसरा पेरेंट व्हाइट है। एंड इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमिनेंट है? जो F1 जनरेशन में आएगा वही डोमिनेंट होगा। सो पर्पल आया है, सो दैट इज डोमिनेंट। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आप कैसे पता लगा सकते हो? सिंपल है, पेरेंट में जो होगा पर्पल, उसका क्रॉस होगा विथ व्हाइट, एंड यहाँ पे हमें F1 जनरेशन मिल जाएगा ऑल पर्पल बट हेट्रोजाइगस पर्पल। एंड इसका जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी, उसी से हमें फिनोटिपिक रेशियो पता चलेगा। आप चाहो तो सिंपल माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे फिनिट स्क्वायर भी बना सकते हो। सो फिनिट स्क्वायर में पहला आया कैपिटल पी, दूसरा है कैपिटल पी स्मॉल पी, फिर आएगा कैपिटल पी देन स्मॉल पी फ्रॉम दिस साइड, एंड लास्ट में स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। सो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला पर्पल होगा, इसमें ये डोमिनेंट है पी, तो वो वाला एलील है। कैपिटल पी वाला तो ये भी हेट्रोजाइगस पर्पल हो जाएगा, द थर्ड वन विल बी आल्सो हेट्रोजाइगस पर्पल, एंड लास्ट वाला हो जाएगा हमारा व्हाइट। सो दैट विल बी 3 विल बी पर्पल एंड 1 विल बी व्हाइट। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 3 पर्पल 1 व्हाइट, 3:1 रेशियो आया है। सो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So the next question says that the alleles of a gene do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation. This is. तो यहाँ पे मेंडलिज्म की बात हो रही है। सो मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे?
लॉ प्रिंसिपल या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो मेंडल का उससे कुछ लेना देना नहीं था, ये एवोल्यूशन का है, ये डार्विन से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन तो पहले ही हमारा एलिमिनेट हो जाता है इनसे। बचे अब हमारे पास ये तीन लॉज। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर हम देखें, जो सबसे पहले और सबसे सिंपलेस्ट था वो यही था कि जो डोमिनेंट एलील होगा वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा। तो ऐसी कोई बात तो यहाँ बोली नहीं गई है स्टेटमेंट में। जो दूसरी चीज यहाँ पे है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने ये कहा था कि F1 जनरेशन, जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उन्होंने ये देखा था कि F1 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। जैसे टॉल और डॉफ का क्रॉस किया तो सिर्फ टॉल मिला, डॉफ तो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। बट उसी F1 की जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में उन्हें डॉफ भी मिला कैरेक्टर। तो इससे उन्हें क्या हुआ कि रिकवरी हो गई इस रिसेसिव ट्रेट की। दिस शोज कि भले हेट्रोजाइगस हो गया है कंडीशन F1 में, बट एलील्स की आपस में कोई मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होती है, वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन पेयर बट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एंड वो फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे दो अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, दो अलग अलग जीन्स आ जाते हैं। एंड वहां पे ये कहा जाता है कि एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसे सीड कलर का सीड शेप पे या हाइट का फ्लावर पोजीशन या फ्लावर कलर पे ऐसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनका जो असॉर्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। किसी का भी एलील किसी के भी साथ जाकर असॉर्ट हो सकता है। इट डजंट मैटर कि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट के साथ ही जाएगा, या रिसेसिव है तो वो रिसेसिव दूसरे कैरेक्टर के भी रिसेसिव एलील के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सो दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ऐसा कुछ तो यहाँ बोला नहीं गया है। हाँ, यहाँ पे ब्लेंडिंग की बात की गई है, एलील्स ऑफ अ जीन की बात की गई है, तो ये पूरा पूरा इंडिकेट कर रहा है आपका टुवर्ड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this question says when a F1 generation of a monohybrid cross is allowed to self-fertilize, the expected phenotypic ratio is। अभी तक आपको तो phenotypic ratio याद भी हो गया होगा monohybrid cross का, एंड अगर नहीं भी याद हुआ है तो आप क्रॉस करके भी देख सकते हो। 3:1 ही आता है, इसका आंसर 3:1 होगा कि जब F1 जनरेशन में सारे ही एक ही जैसा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, जब उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाता है तब अपीयर हो जाता है F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर, बट वन ही होता है। 3:1 में वो वन ही होता है। So 3:1 is the phenotypic ratio of monohybrid cross when F1 generation is self-fertilized. Moving to the next question. So इस question का option B हो जाएगा। So this question is a little bit lengthy, hence I'll give you a little bit more time. All right. So if capital P is for purple dominant and small p for red recessive and capital L for wide leaf dominant and small l for narrow leaf recessive, when a cross is made between such a genotype in 250 plants, number of red plants with wide leaf approximately will be। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है ऑब्वियसली, क्योंकि एक साथ दो कैरेक्टर्स कंसिडर किए जा रहे हैं, एक तो है कलर एंड दूसरा है लीफ का विड्थ, वाइड है या नैरो लीफ है।
Hence this is a dihybrid cross and यहाँ पे F1 जनरेशन है उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है. हम कैसे कह सकते हैं F1 जनरेशन, बिकॉज इट इज हेट्रोजाइगस एंड यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के जीनोटाइप सेम है. दैट्स व्हाई दिस इज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन केस. तो हमें वही चीजें ध्यान में रख के डाईहाइब्रिड क्रॉस, F1 का सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इन चीजों को ध्यान में रख के ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. बिकॉज यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए हैं एंड ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने नंबर डाल दिया 250 प्लांट्स में. हमें बताना है कि कितने प्लांट्स रेड प्लांट्स एंड वाइट लीफ होंगे, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी. अगर आपने मेरा प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आप इजिली इसको कर लोगे. सो अगर हम इसको अलग अलग ट्रीट करें, पर्पल एंड जो कलर है एंड लीफ का जो विड्थ है उसको सेपरेटली देखें. सो पर्पल इज डोमिनेंट ओवर रेड, ऐसा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में. सो हेंस कैपिटल P and capital P, this will be homozygous purple, this will be heterozygous purple, and this will be red. Similarly, capital L and L will be wide, L and L will be heterozygous wide, and this is going to be narrow, small l, small l. और यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो फिनोटाइप पूछा गया है, जीनोटाइप नहीं. तो हम यहाँ पे इनसे इनके फिनोटाइप निकाल लेते हैं. जैसे स्मॉल पी यहाँ पे रेड हो जाएगा. सिर्फ यही एक ऐसा जीनोटाइप है जो कि हमें रेड देगा. एंड यहाँ पे कैपिटल एल भी हमें वाइड देगा एंड कैपिटल एल स्मॉल एल भी हमें वाइड देगा. भले वो हेट्रोजाइगस वाइड हो, बट हमें तो यहाँ पे वाइड लीफ से मतलब है. अगर इसको हम एज अ सेपरेट मोनोहाइब्रिड प्रोसेस देखें तो F2 में स्मॉल पी आने का कितना चांस रहता है, अभी हम देख चुके हैं 3:1 रेशियो रहता है फिनोटिपिक. तो ये हो जाएगा 1/4. एंड अगर हम वाइड का देखें तो वाइड का आने के चांसेस हैं इन सबको मिला करके 3/4. एंड प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है जब दो कंडीशंस हैं एंड यू हैव टू फुलफिल दोज मल्टीपल कंडीशंस, तो 1/4 multiplied with 3/4 will give you 3/16. अगर आप ऐसे नहीं कर सकते थे, अगर आप पूरा पुनेट स्क्वायर बनाते इन दोनों का जो पेरेंट्स हैं, तो भी आप यही देखते कि रेड प्लांट विद वाइड लीफ वो 3/16 ही आएगा. एंड बस इसको आपको कुछ नहीं करना है, 3/16 इंटू 250 कर देना है. दैट्स इट. आपका आंसर अराउंड 46-47 के अप्रोक्स आएगा. ना आपसे अप्रोक्स वैल्यू पूछी गई है तो वो यहाँ पे 50 है, जो 46-47 के अराउंड है. सो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 50, डी ऑप्शन. अगर आपने प्रोबेबिलिटी को ठीक से समझा है, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के आंसर शॉर्ट में, अभी तो मुझे इतना एक्सप्लेन करने में टाइम लगा नहीं, तो हमें सबको पता है कि रेड क्योंकि रिसेसिव है तो F2 जनरेशन में वो 1/4 ही आएगा फिनोटाइप. एंड वाइड क्योंकि डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस के थ्रू भी आ सकता है एंड वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के थ्रू भी आ सकता है, तो इसलिए वो 3/4 हो जाएगा. तो इनको मल्टीप्लाई करके आपको 3/16. अगर ऐसे नहीं करना है, आपको यूनिट स्क्वायर के थ्रू करना है, आप यूनिट स्क्वायर से करके देखोगे तो भी आपको 3/16 ही मिलेगा. एंड अगर आपको फिनोटिपिक रेशियो नहीं पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है. एंड इसमें जो ये 9 होता है वो शो करता है आपका दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे पर्पल आएगा
एंड आपका आएगा वाइड लीफ। फिनोटाइप की मैं बात कर रही हूँ। देन एक जो 3 है ये दूसरा वाला, इसमें एक में आएगा आपका पर्पल बट विद नैरो लीफ। जो नेक्स्ट वाला 3 है उसमें आप कह सकते हो कि आएगा रेड विद वाइड लीफ। एंड लास्ट में जो 1 बचता है उसमें दोनों रिसेसिव होते हैं, रेड विद नैरो लीफ। इस तरीके से भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये टोटल 16 हो जाएगा। एंड 3 by 16 multiplied with 250 will again give you approx answer in 50। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये जो रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पता है। एंड आपको पता है ये 9 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 एंड दूसरा वाला जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1। 9 हमेशा टोटल डोमिनेंसी को शो करता है, फिनोटाइप में टोटल डोमिनेंसी आएगी भले जीनोटाइप कुछ भी हो। एंड सेम 1 में भी टोटल रिसेसिव कैरेक्टर ही आता है फिनोटाइप में। बट जो 3 है दोनों वो आपको एक मिक्सिंग जैसा शो करते हैं, डोमिनेंट विद रिसेसिव हो जाता है। तो ये सॉल्व करना बहुत इजी है इस क्वेश्चन को अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट का आइडिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right. So in this question it says when dominant purple color flower are crossed with recessive white, then the progenies will have the ratio of purple is to white is। Now ये एक थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एंड जल्दबाजी में वो ये कर सकते हैं कि सीधे F2 का रेशियो देखेंगे 3:1 एंड कहेंगे हाँ ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, पर्पल इज टू वाइट पूछा है हमसे 3:1 बता देते हैं। बट अगर आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, when dominant purple color flower PP are crossed with recessive white PP, then the progenies will have the ratio of purple is to white is। ना यहाँ पे इनके प्रोजनीज पूछे हैं, इनके प्रोजनीज के प्रोजनी नहीं पूछे, यानी हमसे यहाँ पे F1 जनरेशन के बारे में वो पूछ रहे हैं। सो F1 जनरेशन में तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है सिर्फ वही एक्सप्रेस होता है। सो हेंस जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी होगा बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द प्रोजेनीज ऑफ दिस पेरेंट जो कि एक डोमिनेंट है एंड दूसरा रिसेसिव है। Hence, question 16, the correct option will be C. Moving to the next question. All right. Question 17 says typical Mendelian dihybrid ratio for F2 generation is। तो एक टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो क्या है F2 जनरेशन का, ये अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। वो है 9:3:3:1। आपको अगर पता होगा तो आप इजिली इसको कर लोगे, अगर नहीं तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को। 1:2:1 ये आपका जीनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इसका फिनोटिपिक रेशियो से या F2 जनरेशन से तो कुछ लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे हमें नहीं भी मेंशन किया है क्वेश्चन में कि वेदर दे आर आस्किंग फॉर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, तब भी आप देखो ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस है इनका कुछ भी लेना देना नहीं है F2 जनरेशन से। 1:2:1 आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है पहली बात तो, एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में आता है, तो ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हो गया। 9:7 और 13:3 ये आपको एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो आप पढ़ते हो उसमें जब को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, एपिट्रॉपी, उसमें जब आप पढ़ते हो वहां पे ये आपको मेंडल का टोटल सबका 16 ही आता है, बट ये एबरेशंस आ जाता है कि वो डिफर करता है या डेविएट करता है फ्रॉम द टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो।
ये हम तब पढ़ेंगे जब हम देखेंगे एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बट टिपिकल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो फॉर F2 जनरेशन इज 9:3:3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. All right. So question 18 says Mendel's law of inheritance is applicable to. तो ये सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि मेंडल्स के लॉ किस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं. और मेंडल के लॉ जब भी हम डिस्कस करते हैं, मेंडलिज्म में हम एक ही चीज पढ़ते हैं, वो है पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है. नाउ पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनके बीच में क्रॉस होता है. प्लाज्मिड तो आपका बैक्टीरिया में होता है एंड ये आपका एक्स्ट्रा जेनेटिक होता है, जेनेटिक मटेरियल. माइटोकॉन्ड्रियल और प्लास्टिड जीन्स जो जनरली होते हैं उनमें क्रॉस नहीं होता है, वो एक ही पेरेंट से इनहेरिट होता है, जनरली मदर के साइड से मिलता है. क्योंकि जो मेल गैमीट होता है वो जनरली न्यूक्लियस ही कैरी करता है. फीमेल गैमीट में आपका माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड देखने को मिलता है. सो दैट्स वाई जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है दे आर एप्लीकेबल टू द न्यूक्लियर जीन्स. एंड अभी हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे एंड उसमें देखेंगे कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है एंड मेंडल के जो फैक्टर्स थे उनका जो बिहेवियर है उनको इक्विवेलेंट बताया गया है जीन्स एंड फैक्टर्स के कैरेक्टर को या उनके बिहेवियर को. सो इसलिए यहाँ पे बार बार क्रोमोसोम न्यूक्लियस इनकी बातें आती हैं. सो मेंडल्स लॉज आर इन ऑफ इनहेरिटेंस आर एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर जीन्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 19 says all of Mendelian alleles for different rates showed. ये भी एक सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन है. मेंडलिज्म की जब हम बात करते हैं तो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, एक डोमिनेंट पेरेंट था, एक रिसेसिव पेरेंट था. उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस भी दिया था. जो बाकी चीजें हैं एपिस्टैसिस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये चीजें मेंडलिज्म में कभी आ ही नहीं पाई बिकॉज पी प्लांट ये सब शो ही नहीं करता था. सो मेंडल ने ये सारी चीजें ना कभी उन्होंने देखी ना उन्होंने कभी रिपोर्ट करी. सो एपिस्टैटिस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस कम्स अंडर एक्स्ट्रा मेंडेलियन इनहेरिटेंस. एंड मेंडल में सिर्फ आता है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस उनके एलील्स ने शो करी थी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. इन टेस्ट क्रॉस F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ. तो यहाँ पे हमसे टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा है. सो दो चीजें होती हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस एक टाइप होता है बैक क्रॉस का. बैक का मतलब ये होता है पीछे जाना. तो बैक क्रॉस में जनरली हम क्या करते हैं, जो प्रोजेनी होता है उसको उसके पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं. सो ईदर ऑफ द पेरेंट. बट टेस्ट क्रॉस फिर क्यों कहते हैं जब बैक क्रॉस हो ही गया. तो टेस्ट क्रॉस एक स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस होता है जिसमें हम F1 प्रोजेनी को सिर्फ उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं टू टेस्ट वेदर द F1 प्रोजेनी इज होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. देखो, अगर हमारा जो F1 प्रोजेनी है देखने में वो टॉल है तो समझ में नहीं आता है कि उसमें जो दोनों एलील्स हैं वो कैपिटल टी है या एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है. क्योंकि डोमिनेंस की वजह से ये दोनों देखने में तो टॉल लगेंगे बट जीनोटिपिकली एक होमोजाइगस है तो दूसरा हेट्रोजाइगस है. In that case, to make sure whether the progeny which we are dealing with in F1 वो हमारा होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, हम उसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं. एंड टेस्ट क्रॉस में हमारा होना चाहिए पर्टिकुलरली रिसेसिव पेरेंट. क्योंकि ईदर ऑफ द पेरेंट के साथ करा रहे हो आप तो वो बैक क्रॉस हो जाएगा. एंड बैक क्रॉस का ही एक स्पेशल टाइप होता है टेस्ट क्रॉस. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसेसिव पेरेंट. Moving to the next question.
All right. So this question says possible combination of gametes which can be formed by genotype, and the genotype is mentioned here R. तो ये एक सिंपल से फॉर्मूला होता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो. पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गेमीट्स को बताने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power n, जहाँ पे n refers to the heterozygous gene pairs. अगर आप heterozygous gene pairs निकाल लोगे इस जीनोटाइप से, जो ये जीनोटाइप मेंशन किया गया है, आप इजिली n की वैल्यू प्लेस करके 2 to the power n करके आप निकाल सकते हो आंसर ना. यहाँ पे heterozygous किस किस के लिए है ये पेरेंट, एक डोमिनेंट ए है, एक रिसेसिव ए है, एक जैसे कैपिटल बी है फिर स्मॉल बी है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया. तो ए के लिए हेट्रोजाइगस है, बी के लिए भी हेट्रोजाइगस है, सी के लिए भी हेट्रोजाइगस है, टी के लिए भी, ई एफ जी सबके लिए ही वो हेट्रोजाइगस है. तो आप इसको काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे जो 7 जीन्स हैं उन सभी के लिए हमारा जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस है. सो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे हम n की जगह पे रख देंगे 7, एंड 2 to the power 7 कितना होता है, 2 to the power 7 128 होता है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 128. इजिली इस फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है ये पहले वाले की तरह ही. यहाँ पे भी आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गेमीन्स बताने हैं. जीनोटाइप पेरेंट का यहाँ आपके लिए मेंशन किया हुआ है. यहाँ पे अगेन आप हेट्रोजाइगस जीन पेयर देख लो. ए के लिए हेट्रोजाइगस है सो 1, बी के लिए नहीं है, सी के लिए है तो 2, टी के लिए है और ई के लिए भी है. तो यहाँ पे 4 हो गया. 2 to the power 4 will be the answer. So 16 will be the answer, option A. Moving to the next question. सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें वही गेमीट्स का बताने, टाइप्स ऑफ गेमीट्स जो बनेंगे. यहाँ पे हमारा जो इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप ये मेंशन है. ए के लिए होमोजाइगस है, बी के लिए हेट्रोजाइगस है, सी के लिए अगेन होमोजाइगस हो जाता है. तो सिर्फ यहाँ पे ए के हेट्रोजाइगस जीन पेयर है, तो यहाँ पे 2 to the power 1 हो जाएगा. एंड आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा विच विल बी 2, बिकॉज 2 to the power 1 इज 2. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question says that which of the following genotypes would produce the greatest variety of gametes if the alleles assorted independently? तो gametes जो different variety होती है gametes के, उसको निकालने के लिए एक ही formula है 2 to the power n. And n here means heterozygous gene pairs. तो पहला वाला अगर हम जीनोटाइप देखें तो उसमें हेट्रोजाइगस ए नहीं है, बी नहीं है, सी है हेट्रोजाइगस, डी है हेट्रोजाइगस. तो यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस हैं. सो दिस विल बी 2 to the power 2. जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा उसमें ए भी हेट्रोजाइगस है, बी भी हेट्रोजाइगस है, सी इज होमोजाइगस, डी इज हेट्रोजाइगस. तो यहाँ पे 2 to the power 3 हो जाएगा. यहाँ पे n की वैल्यू 3 है बिकॉज यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स हैं, ए बी और टी. देन जो सी ऑप्शन है उसमें ए होमोजाइगस है, बी होमोजाइगस है, सी भी होमोजाइगस है, डी भी होमोजाइगस है. तो ये हो जाएगा 2 to the power 0 बिकॉज यहाँ पे एक भी हेट्रोजाइगस जीन पेयर नहीं है. सो n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है. एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसमें ए होमोजाइगस है, बी होमोजाइगस है, सी भी होमोजाइगस है, बट डी के लिए वो हेट्रोजाइगस है. तो 2 to the power 1 हो जाएगा ना. ये मैथ का एक बेसिक रूल होता है कि अगर आपके सारे बेसिस सेम हैं तो आप पावर के बेसिस पे आप निकाल सकते हो कि कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट पावर 3 हो जाता है. एंड आप ऐसे भी सॉल्व भी कर सकते हो. 2 to the power 2 विल बी 4.
2 to the power 3 will be 8. 2 to the power 0 will be 1. And 2 to the power 1 will be 2. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. सो इट्स क्वाइट क्लियर कि ये ऑप्शन बी करेक्ट है. इसमें सबसे ज्यादा वैरायटी के गैमीट्स बनेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हेटेरोजाइगस जीन पेयर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट. सो देर इज अ प्लांट विथ जीनोटाइप ए एंड बी. ये हेटेरोजाइगस है दोनों के लिए. is self-pollinated or self-fertilized where A and B are not linked. Linked नहीं है मतलब वो linkage show नहीं कर रहे. That means they are following Mendelian inheritance. थोड़ा सा language twist करके दिया गया है, but it simply refers to Mendelian inheritance. Then the probability of getting A and B genotype is. Now अगर हम इसको अगेन जब भी हम ऐसा कोई डाई हाइब्रिड जीनोटाइप हो या बाय चांस डाई से भी बड़ा कोई ट्राई या टेट्रा हाइब्रिड जीनोटाइप होता है तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं बिकॉज दैट मेक्स थिंग्स इजी फॉर अस. एंड इन दोनों को हम एज इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे. ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर है हमारा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस. ना अगर हम इसको सेपरेट मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस की तरह देखें तो अगर एक ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता ए का तो F2 जनरेशन में कैपिटल ए और ए आने के कितने चांसेस होते हैं अगर हम उनका जो रेशियो होता है जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है. सो 1:2:1 एंड 1:1 होता है दोनों जब होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं. 2 होता है जब एक डोमिनेंट होता है एंड द सेकेंड वन इज रिसेसिव. एंड 1 होता है जब दोनों रिसेसिव होते हैं. तो ये जीनोटाइप हो गया एक मोनोहाइब्रिड का. तो अगर हम इस मोनोहाइब्रिड के एंगल से देखें कैपिटल ए और कैपिटल ए आने के चांसेस है 1/4 एंड कैपिटल बी के आने के भी चांसेस हैं 1/4. तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/16. इससे हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाता है कि जब हमारा ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा अगर इस तरह के पेरेंट का जो कि हेट्रोजाइगस है फॉर बोथ कैरेक्टर्स तो 1/16 जीनोटाइप हमें मिलेगा जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी यानी दोनों के लिए वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. इसे आप सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी निकाल के देख सकते हो. आप इसको अगर पिनेट स्क्वायर बनाओगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ये इजी एंड क्विक मेथड है. बट इफ यू वांट यू कैन मेक अ पिनेट स्क्वायर आल्सो दैट विल गिव यू 1/16. तो यहाँ पे हमसे जीनोटाइप पूछा गया था तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. All right. So a cross is made between a pure breeding plant having red colored flowers with a pure breeding plant having white colored flowers. Such a cross is called as. तो क्वेश्चन सिंपल है काफी. यहाँ पे प्योर ब्रीडिंग प्लांट है. एक रेड कलर फ्लावर्स है दूसरा व्हाइट कलर फ्लावर है. एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया गया है तो ऑब्वियसली ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा. सिंपल है. यहाँ पे कोई टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस नहीं है क्योंकि कोई प्रोजेनी और पेरेंट के बीच में क्रॉस की बात नहीं हो रही है. प्योर ब्रीडिंग है दोनों एंड यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है. सो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दिस इज नॉट अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो सिंपल सी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says genetics deals with. तो हमें ये बताना है कि जेनेटिक्स डील्स किसके साथ डील करता है. तो पहला ऑप्शन जीन्स है. नाउ जीन्स का अगर आप देखें तो ऑब्वियसली
जेनेटिक्स है तो जीन्स के बारे में आएंगी चीजें, बट जीन्स कैसा होता है, जीन्स का स्ट्रक्चर, प्रमोटर, रिप्रेसर एंड वो सारी चीजें आपका मोलेकुलर बायोलॉजी का पार्ट होता है। एंड यहाँ पे हम सिर्फ जीन्स का इनहेरिटेंस देखते हैं, जीन्स का स्ट्रक्चर या उसके जो पीछे की साइंस है वो हम दूसरी फील्ड में पढ़ते हैं, नॉट इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेनली हमारा जो फोकस होता है वो इनहेरिटेंस पे होता है, यानी कि हेरिडिटी पे होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड सेकेंडली हम ये भी देखते हैं जेनेटिक्स में कि एक पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे आ रही है, या एक पेरेंट के ही चार बच्चे हैं बट चारों अलग अलग स्किन कलर शो कर रहे हैं, या कोई कलर ब्लाइंड है कोई नहीं है, कोई कैरियर है तो कोई कलर ब्लाइंड हो रहा है, कोई बिल्कुल ही कलर ब्लाइंड, ये नॉर्मल विजन है उसका। तो ऐसे में जब पेरेंट सेम है, सिबलिंग्स के आपस में वैरायटी कैसे आ जाती है? व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, व्हाई इज देयर वैरायटी? why there is a difference between brothers and sisters? तो वो जो वेरिएशन है वो हम जेनेटिक्स में देखते हैं। तो जेनेटिक्स में हम दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन of this practice session. Okay, so this question says the term genetics was coined by, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर है बेटसन, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स सिंपल अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मेमोराइज करनी पड़ती है, एंड उसी के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस शीट है जिसमें मैंने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाली है जेनेटिक्स के बारे में। तो ये बेटसन थे जिन्होंने एक कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स जेनेटिक्स बाय कॉइनिंग द टर्म जेनेटिक्स। पाइथागोरस ने दिया था मॉइस्ट वेपर थ्योरी, एरिस्टोटल ने दी थी फ्लूइड थ्योरी, स्वामरडैम ने दी थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, वुल्फ ने दी थी एपिजेनेसिस थ्योरी, डार्विन ने दी थी पैनजेनेसिस थ्योरी, विस्मेन ने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। ना ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये सारा इनहेरिटेंस को बताने के लिए था। जैसे पाइथागोरस ने जो मॉइस्ट वेपर थ्योरी दी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो पेरेंट होता है उसके हर एक ऑर्गन से कुछ वेपर्स इवेपोरेट होते हैं, फिर वो एक्यूमुलेट होते हैं, उससे उनका प्रोजेनी बनता है। सोमरडैम ने कहा था प्री फॉर्मेशन होता है, पहले से एक प्री फॉर्म्ड इंडिविजुअल होता है बॉडी के अंदर पेरेंट के, और वो फिर बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेनी, मतलब पहले से ही एक इंडिविजुअल के अंडर में प्रेजेंट है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी। तो ऐसी कुछ थ्योरी थी जो टाइम टू टाइम डिस्कार्ड होती गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं गलत थी, उनके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस या बैकिंग नहीं था। लाइक विस्मैन ने जो जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी वो काफी एक इम्पोर्टेंट और अच्छी थ्योरी थी। उन्होंने ये कहा था कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में सिर्फ जर्म प्लाज्म जाता है, जर्म प्लाज्म यानी वो जो गैमीट में है। इसके लिए उन्होंने पता नहीं कितनी इनफिनाइट जनरेशन उन्होंने रैट की वो टेल को कट करते रहे थे, एंड उन्होंने देखा था पेरेंट की टेल ना हो फिर भी लेकिन ऑफस्प्रिंग में टेल आ जाती है। इसका मतलब कि पेरेंट में कोई डिफेक्ट है, दैट डजंट मीन कि वो चाइल्ड में भी वो डिफेक्ट शो होगा, क्योंकि हो सकता है जर्म प्लाज्म में वो डिफेक्ट ना जा रहा हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ये सारी थ्योरीज हैं जो कि दी गई हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आप इसका याद रख सकते हो कि किसने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी। ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी, तो वो डार्विन ने दिया था। उन्होंने कुछ कहा था कि पैनजीन्स बनते हैं जिसके थ्रू ये आपका इनहेरिटेंस होता है। एंड लास्ट में जॉनसन थे, इन्होंने कॉइन किया था टर्म जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जिसको हम तब डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। So yeah, that's it for today's practice session. I hope you enjoyed it, and आपके जितने भी marks आए हो please do comment down below, and अगर आपकी कोई भी doubt या query हो तो आप उसको भी comment section में mention कर सकते हैं। I'll try to answer it as soon as possible. So yeah, keep learning and keep revising.